हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 1 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 1 यूनिट 3 की पढ़ाई हम कर रहे हैं और इसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रहे थे। जो भी स्टूडेंट इससे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के वीडियो ज़रूर देख लें। आज का हमारा वीडियो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, ये हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ब्लूप्रिंट होता है उन सारे प्रोसीजर का जिससे कि रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और अपने वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करता है एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के 3 टाइप्स आप जान चुके हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स आप जान चुके हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपको बता चुकी हूँ मैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के तीनों टाइप आपको बता दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ पे रैंडमाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है या जहाँ पे हम रैंडमाइजेशन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे रियलिटी के सिनेरियो होते हैं, जो भी हमें प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करनी होती है, प्रैक्टिकल डाटा कलेक्ट करना होता है, वो अक्सर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ही होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसके भी टाइप्स देखते हैं। जो इसका सबसे पहला टाइप है द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है, ये समझिए आप। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप का मतलब, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप जैसे ही लिखा हुआ आया, इससे आप समझ सकते हैं कि ये ग्रुप इक्विवेलेंट नहीं है, ये ग्रुप अनइक्वल है, इसको इक्वलाइज नहीं किया गया है। तो जो अनइक्वलाइज ग्रुप होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, मतलब पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, दैट इज प्री टेस्ट। उसके बाद हमने अपना एक्सपेरिमेंट लगाया, ट्रीटमेंट लगाया, और उसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन की वो हुआ O3 यानी कि ऑब्जर्वेशन 3। दूसरा ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं लगाते हैं, इसमें कंट्रोल ग्रुप होता है। और प्री टेस्ट में O2 और पोस्ट टेस्ट में O4। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होता है, इसका दूसरा टाइप द टाइम सीरीज डिज़ाइन है। टाइम सीरीज डिज़ाइन मोस्टली टाइम बेस्ड होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि टाइम सीरीज डिज़ाइन का मतलब हुआ, this design is used when the experimenter wants to measure the effect of a treatment over a long period of time। जब हम ये देखना चाहते हैं कि समय के साथ हमारे ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क आ रहा है, हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर आ रहा है, उस टाइम पे ये द टाइम सीरीज डिज़ाइन यानी कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बहुत यूज़फुल होता है और इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वुड कंटिन्यू टू एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब आप लंबे समय के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको हर बार यूज़ करके देखना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सपोज़ कीजिए आप मेडिकल लाइन में ये देखना चाहते हैं कि किसी पेशेंट के ऊपर कौन सी दवाई काम कर रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक मेडिसिन देंगे, उसका इफ़ेक्ट देखेंगे, फिर उस मेडिसिन का कम डोज देंगे, फिर उस मेडिसिन का ज़्यादा डोज देंगे और उसके इफ़ेक्ट को एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ऑब्जर्व करेंगे।
तो जब हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है या किसी चीज़ की ग्रोथ को देखना होता है, किसी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी को देखना होता है, तब हमारे लिए ये द टाइम सीरीज डिज़ाइन बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. सो डियर स्टूडेंट, जनरली इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च. ये जनरली सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च होता है इन विच द रिसर्चर कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट ऑन एन इंडिविजुअल. ज़्यादातर इसमें इंडिविजुअल पर ही हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं और एन स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर इंडिविजुअल की संख्या कम हो तभी ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, इफेक्टिव होता है. By alternating between the administering and then withdrawing the treatment to determine the effectiveness of the intervention. That means कि इसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रुप है, मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको हम सबसे पहले 2-3 बार करके उसकी ग्रोथ को देखेंगे, फिर हम उसमें ट्रीटमेंट देंगे और ट्रीटमेंट देने के बाद, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है उस ऑब्जर्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि O1, O2, O3, O4 हमने 4 पहले ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया, X दैट डिनोट्स टू ट्रीटमेंट, और उसके बाद O5, O6, O7, O8 एंड उसके बाद टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग हमने 2 बार ऑब्जर्वेशन किया, फिर ट्रीटमेंट दिया और O3, O4 का क्या इफेक्ट है वो हमने देखा. अब इसके बाद जो थर्ड टाइप होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, उसमें होता है इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन. इससे पहले वाले, ये जो सेकेंड वाला था, इसमें इक्विवेलेंट टाइम नहीं था, इसमें टाइम स्लैब की कोई इक्वालिटी नहीं थी. लेकिन जो थर्ड टाइप है, इसमें हम इक्विवेलेंट टाइम सैंपल डिज़ाइन करेंगे. मतलब ये कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की, फिर ट्रीटमेंट दिया और फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन की, फिर सारी चीज़ों को कंट्रोल किया कंट्रोल सिचुएशन में, फिर हमने ऑब्जर्वेशन की कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, फिर उसमें ट्रीटमेंट दिया और फिर हमने ऑब्जर्वेशन की. ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर हमने कंट्रोल किया वेरिएबल्स को और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन की, जो कि O5 हुई. तो O1 मतलब हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, उसके बाद हमने पहला ट्रीटमेंट दिया तो हमारी निकल के आई सेकेंड ऑब्जर्वेशन. उसके बाद हमने वेरिएबल को कंट्रोल किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया, फिर हमारी निकल के आई थर्ड ऑब्जर्वेशन. उसके बाद हमने फिर से ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट देने के बाद हमारी निकल के आई फोर्थ ऑब्जर्वेशन. फिर हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल किया और फिर जो रिजल्ट निकल के आया वो हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन 5. तो इस तरह का जब हमें इक्विवेलेंट सैंपल डिज़ाइन बनाना हो तो ये अक्सर सिंगल ग्रुप को ही किया जा सकता है जिसमें कि कंट्रोल ग्रुप हो. तो सिंगल ग्रुप इज ट्रीटेड एज एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप बोथ. तो इन सिंगल ग्रुप को ही हम एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप दोनों की तरह से ही ट्रीट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, अगर हम चौथे डिज़ाइन की बात करें, फोर्थ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करें, तो उसे हम ऐसे समझेंगे, द इक्विवेलेंट मटेरियल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. मतलब हम अपने मटेरियल को भी इक्विवेलेंट करेंगे, प्री टेस्ट करके भी देखेंगे और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन करके भी देखेंगे. जैसे सपोज कीजिए कि आप 2 तरह के टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मेथड ए एंड टीचिंग मेथड बी. तो आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जब आप अपना ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, और ट्रीटमेंट नहीं देने से पहले स्टूडेंट के कितने मार्क्स आते थे. फिर आपने टीचिंग मेथड यूज़ किया, टीचिंग मेथड ए, वो यूज़ करने के बाद आप स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए. उसके बाद हमने दूसरा ग्रुप लिया, यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप होने चाहिए. फिर हमने दूसरा ग्रुप लिया, उसको ऑब्जर्वेशन किया, उसके ऑब्जर्वेशन में देखा कि बिना ट्रीटमेंट के उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. उसमें टीचिंग मेथड बी इस्तेमाल किया और फिर देखा कि टीचिंग मेथड बी को यूज़ करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या आ रही है, स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं. तो इस एसेंशियल टू दिस डिज़ाइन इज़ द लर्निंग मटेरियल में बी डिफरेंट. इसमें क्या होता है, कई बार लर्निंग मटेरियल हमारा डिफरेंट होता है, बट एज नियरली इक्वल एज पॉसिबल इन इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट एंड इन डिफिकल्टी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. हालांकि इस क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के भी अपने लिमिटेशंस हैं. इसके कुछ लिमिटेशंस हैं और
अपने लिमिटेशंस की वजह से इनको कई जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं और कई जगहों पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फोर्थ पार्ट है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, इसका नाम है द इक्विवेलेंट मटेरियल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इसमें इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपको दो तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करना हो, दो तरह की ट्रीटमेंट लगानी हो और दोनों ट्रीटमेंट का अलग अलग रिजल्ट जब आप जानना चाहते हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स थे। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं। सबसे पहले देखिए, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर मोर frequently used because they are more practical and feasible to conduct research studies। तो ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ में आता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा फीजिबल है किसी भी रिसर्च स्टडी के लिए, खास करके वो नर्सिंग की हो, मेडिकल की हो, एजुकेशन की हो, जहाँ पे वेयर इन द एब्सेंस ऑफ अ लार्ज सैम्पल साइज, जहाँ पे बहुत लार्ज सैम्पल साइज नहीं होता है, जहाँ पे रैंडमाइजेशन की व्यवस्था नहीं होती है, जहाँ पे आप रैंडमाइजेशन नहीं कर पाते हैं, या जहाँ पे आप कंट्रोल ग्रुप हमेशा आपको मिले, ये पॉसिबल नहीं होता है, जहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर सकें। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि दिस डिज़ाइन इज़ मोर सुटेबल फॉर रियल वर्ल्ड नेचुरल सेटिंग देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आपने देखा ही होगा कि इस डिज़ाइन को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें सारे वेरिएबल्स को इक्विवेलेंट करना होता है, उसमें इक्वलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा सूटेबल रियल वर्ल्ड में है, जहाँ पे आप सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या जहाँ पे कंप्लीट रैंडमाइजेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज इसका ये है कि इट अलाउज रिसर्चर टू इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ क्वासी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर नेचुरल अकरिंग कंडीशन। तो रिसर्चर को ये अलाउ करता है कि आप इवैल्यूएट कर सकें कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो नेचुरली किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं और नेचुरली उनकी क्या कंडीशन है, नेचुरल अकरिंग कंडीशन उसकी क्या है। तो इस तरह से आप कंट्रोल ग्रुप के भी नेचुरल चीज़ें देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की भी नेचुरल चीज़ें देख सकते हैं। It may be able to establish causal relationship wherein some of the hypotheses are practically answered through this design only। हालांकि ये कैजुअल रिलेशनशिप ही इस्टेब्लिश करता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जहाँ पे कुछ हाइपोथेसिस जो है वो प्रैक्टिकली आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करके आप प्रैक्टिकली उस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रीनियस वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एक्सट्रीनियस वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द रिसर्च सेटिंग मेक द रिजल्ट ऑफ दिस डिज़ाइन लेस रिलायबल। तो अगर आपका कंट्रोल ग्रुप नहीं है या एब्सेंट है, आपके कंट्रोल ग्रुप आपके रिसर्च डिज़ाइन में आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं या फिर रिसर्च की सेटिंग में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा and weak for establishing the establishment of causal relationship between independent and dependent variable। तो इसमें फिर आप causal relationship जो होता है independent और dependent variable का, उसका causal relationship establish करने में
सक्षम नहीं होते हैं, ये मेथड वहाँ पे बहुत वीक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अब हमारे तीनों रिसर्च डिज़ाइन के वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में कनेक्ट होइए और मुझसे अपने सवाल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अपडेटेड वीडियोस आपको मैं इसके बाद भी देती रहूँगी। 3rd यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यूनिट में हम 4th यूनिट की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जानेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।